नाजरीन, यह है रेड लाइन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यू टर्न्स मशहूर हैं, लेकिन आज जो यू टर्न लिया गया वो अपनी नौयत में यकता है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की धज्जियां उड़ाने के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले और इमरान खान के बिहाफ के ऊपर पैगाम ये दिया कि हमसे होगी गलती। इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे और तज्जिया निगारों से जानना चाहेंगे कि इस यू टर्न का मतलब क्या है। एक तरफ से इंतखाबात ना करवाने का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर लगाते रहे और अब उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ जो है वो उन्होंने करनी शुरू कर दी है। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे बोल के ओनर और एग्जैक्ट की जाली डिग्री केस के अंदर कन्विक्टेड जो मुलज़िम थे आज पकड़े गए। आज एक बड़ा दिन है उनके लिए, शुएब शेख के लिए, क्योंकि उनको जब लॉन्च किया गया था तो पाकिस्तान का तराना बस वो उन्होंने नहीं चेंज किया, बाकी उन्होंने सब कुछ चेंज करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि किस तरह वो पाकिस्तानियत के अलमबरदार हैं। शुएब शेख का गिरफ्तार हो जाना कितना अहम है, क्या ये इमरान प्रोजेक्ट का वाइंड अप फेज़ है जिसके अंदर उनको गिरफ्तार किया गया, कुछ और मामला भी हैं। इसके ऊपर भी हमारे पास आज़ाद सैयद मौजूद होंगे और ट्रेंडिंग तो हम करते ही हैं। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स क्या हैं। पहले इसके पास आ रहे हैं सना बुच्चा के साथ जो सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हसन अयूब खान हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मुनीफ फारूक, आमिर अली आसराना, दोनों मजे हुए सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। इन चारों का शुक्रिया। आप चारों की इजाज़त से अगर मैं शाहमूद कुरैशी साहब ने अपने ख़ास अंदाज में इस यू टर्न को कैसे डिफ़ाइन किया, आज ज़रा सुनते हैं कि शाहमूद कैसे यू टर्न ले रहे हैं। To achieve the objective of free, fair, credible election, ये एक नुकाती एजेंडा है जिसकी खातिर हमने इंगेज किया है और मैं इस नशिस्त से कम से कम मुतमईन जा रहा हूँ। शुक्रिया। कि पहले आप लोगों ने इल्जामात लगाए कि वो मुंशी है, पीडीएम का ये पुराने सवालात हैं, आप मेरा जवाब समझ लें तो मैं सुन ले ना सवाल सुन ले, जवाब सुन ले। वो पुल हम अबूर करके आए हैं, उस ज़हनी उस कैफियत से हम अबूर हासिल करके आए हैं। अगर हम उसमें पड़े रहें, मैं आप पे कर सकता हूँ, आप मुझ पे। देखिए, उंगली उठाना तो एक बाएं हाथ का काम है। उंगली नहीं उठा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जूती उठा रही थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इदारे के ऊपर। फवाद चौधरी क्या कहते हुए जद में आए? इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो, आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा ना दे लें। हसन अयूब साहब, एक्सप्लेन कर दीजिए ब्रीफली, ये क्या है जो आज हुआ इलेक्शन कमीशन के हवाले से? सर, बात यह है कि जिस तरह कहते थे कि पहले डराओ, अगला ना डरे तो पाँव पड़ जाओ, ठीक, तो यही किया उन्होंने। आप ये देखें कि पहले जब आर्मी चीफ की जो है अपॉइंटमेंट का टाइम था तो एक थे जनरल नासिर मुनीर के हवाले से उन्होंने अपनी जितनी भी जो क्लोज डोर मीटिंग्स थी उसमें कहा कि जी इनके अलावा कोई भी आ जाए। ठीक। फिर जब उनका नाम फाइनल हो गया, गवर्नमेंट ने कर दिया, उनकी रिटायरमेंट को उन्होंने जो है वो एक किस्म का वो लॉक कर दिया और उनको समझ आ गई कि अब यही आर्मी चीफ बनेंगे। तो फिर उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब एक किस्म की जो कैफियत रही कि किसी टाइम भी जो है वो कुछ खान साहब जो है वो कुछ ऐसी अनहोनी करवा सकते हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से। लेकिन उस पर जब उनको मुशावरत करने के बाद उनको समझ आ गई कि उनके हाथ बन चुके हैं तो फिर उन्होंने कहा जी हमें कबूल है। तो यही सूरत हाल है कि अब उनको मालूम है कि इलेक्शन ईयर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहीं जाएंगे नहीं या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान कहीं जाएंगे नहीं। तो उन्होंने यही सोचा कि जी अब जो है वो नज़रिया ज़रूरत जो है उसको हम लेकर आते हैं। जो हम कह चुके हैं, जितना इनको दबाव में लाने के लिए अपनी कोशिश कर चुके हैं वो कर चुके हैं। और अब जो उनके ऊपर केसेस हैं, यानी तोशा खाना केस भी, वो भी इलेक्शन कमीशन ही उसमें पार्टी है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो फॉरेन फंडिंग जो प्रॉपर्टी फंडिंग केस है वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ही पार्टी है। तो यहाँ पर इनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा खड़ी हो चुकी हैं और मेरे ख्याल से उन्होंने नविश्ता दीवार पढ़ लिया है कि आने वाले दिनों में जब उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी उसके बाद उनकी कुछ को जो सज़ा होनी है और उस पर जो अमल दरामद होना है वो इलेक्शन कमीशन से ही होना है। ठीक है, तो उन्होंने अब एडजस्ट कर लिया अपने आप को, कोशिश की है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखें वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, वो एक यानी ज़िंदगी के नशीबो फराज से गुजर कर आए हैं।
वो भी समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आज जो है वो माशा हैं तो कल वो तोला हैं, कल तोला हैं तो आज माशा हैं, इसलिए उन पर एतबार करना बड़ा मुश्किल है। जो भी कोई भी दानिशमंद आदमी है वो उनकी कही हुई बात पर जो है वो यकीन नहीं करें। जब देखते हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या आता है। आमिर, तोला, माशा या कैरेट जो भी आप मैयर इस्तेमाल करना चाहें, वाक़तन पॉलिसी तब्दील होगी या हक़ाइक़ के मुताबिक, या इसके अंदर भी कुछ ऐसा फार्मूला है जो हमें समझ नहीं आ रहा? गो अहेड। आपने शाह महमूद कुरैशी की जो बात सुनाई उसमें उन्होंने कहा कि हम एक जहनी कैफियत से बाहर निकल के आए, तो इसको इन्वर्टेड कामाज में रख लें। पहले फवाद चौधरी की जहनी कैफियत थी, आज शाह महमूद कुरैशी की जहनी कैफियत है। लेकिन लीडर की जहनी कैफियत क्या कहेगी वो हम और आप किसी भी दिन फिर सुन लेंगे और ये सारे जीरो हो जाएंगे। जैसे अभी आर्मी चीफ से पता चलेगा ना कि वो तो नहीं बोल रहे, सदर मुमलिकत ने पैगाम किसका दिया था? सदर माफी मांगेंगे कि मैंने झूठा पैगाम दिया था, गलत बयानी की थी कि मुलाकात करनी है, क्योंकि इमरान खान तो साफ कह गए कि मैंने तो कोई नहीं बात की। तो सदर साहब की तो क्रेडिबिलिटी दांव पे लग गई। पहले उन्होंने फायद ईसा का केस भेज दिया था और इमरान खान ने कहा वो मुझसे गलती हो गई। सदर साहब उस पर भी खामोश है, क्योंकि माइंड अप्लाई तो उन्होंने भी नहीं किया। तो पूरी पीटीआई एक मखसूस जहनी कैफियत में एक दायरे में घूमती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तड़ी लगाई कि जी तुम रिजाइन कर दो, जब सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से वो कराने पर मुसर थे, और वो तड़ियां कई तरफ से आई और वो अपने काम पे लगे रहे। सिर्फ पीटीआई को चाहिए कि वो चाहते हैं ना कि इलेक्शन हो जाएं, और जो हसन अयूब कह रहे थे कि ये इलेक्शन पे आइए तो पता चलेगा इस साल इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। लेकिन डस्का के इलेक्शन पे जो स्टे है ना, वहाँ के नताइज के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है, पूरी तारीख बदल जाएगी अगर उन तमाम प्रिजाइडिंग अफसरों को सजा हो जाए जो धुंध में गुम हो गए थे और वो एक मखसूस फार्म हाउस में पहुंच गए थे, और जब इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिकॉर्ड एविडेंस आने के बाद उनकी सजाओं का किया तो वो लाहौर हाई कोर्ट से स्टे पे बैठे हुए। आपको कहीं पे कोई बंदा धांधली नहीं करता हुआ नजर आएगा जब लोगों को सजाएं उस इदारे से शुरू हो जाएंगी जिसको जब जिसका दिल करता है स्टे दे देता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ना जुडिशरी के अंडर आता है और ना वो हुकूमत के अंडर आता है, उसको बनाया इस तरह गया है। आप बुनियादी तौर पर ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान की ज़हनी कैफियत के इजहार का इंतजार कीजिए, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया उसके ऊपर तकिया ना कीजिए, ये आपका मुद्दा? बिल्कुल, वो सबको जीरो कर सकते, सबको जीरो कर सकते। जरा सना के पास चलते हैं। सना, आप क्या रीड करती हैं जब आप ये सुनती हैं? और आज मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने अमलन माफ़ी मांगी है, तफसीली मुलाकात में अमलन माफ़ी मांगी है और ये माना है कि हमसे बड़ी गलती हुई है, और ये कहा है कि मुल्क का नुकसान हुआ है, और ये वादा किया है कि हम दोबारा ये नहीं करेंगे, और साथ ये भी कहा है कि हम ये सब कुछ आपको बता रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान। जी, मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिनको रिप्रेजेंट करते हैं वो बिल्कुल ठीक फरमाते हैं कि वो गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो गुफ्तगू नहीं करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से, वो नहीं करेंगे, वो उनको अलकाबात से नवाजेंगे जलसों में, और बाद में रात में शाम में उनके जो मेंबर्स हैं वो जाके हाथ पैर जोड़ेंगे, सदर साहब प्रीवियस आर्मी चीफ को बुलाएंगे, उनकी मुलाकात करवाएंगे। तो यहाँ तक तो इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरा कोई भी पार्टी कारकुन बात नहीं करेगा या मेरा कोई पार्टी का रहनुमा बात नहीं करेगा। तो ये वही बात है। देखिए, इमरान खान साहब की जहनी कैफियत के हवाले से तो मैं नहीं जानती, लेकिन उनकी जो एक कैफियत नज़र आ रही है, जो उनके एक पोलिटिकल सिनारियों में उनकी जो बैसाखियाँ उनसे छिन गई, उसके बाद वो खुद घुटनों पर आ गए, और घुटनों पर नहीं आए तो कभी बेड के नीचे हैं जो हम सुनते हैं, कभी बाथरूम के अंदर हैं, कभी कमरा लॉक है। अब गॉड नोज क्या सच है, लेकिन इस वक्त मिजाज जो इमरान खान साहब का दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि मेरे पास जो है वो अवाम की ताकत है, तो अवाम की ताकत के साथ साथ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ाहिर है इसमें बहुत बड़ा एक पैगाम है कि मुझे ज़रूरत है, आप मुझसे रब्ता कीजिए। चोरों के अलावा मैं सबसे बात करूँगा, तो बता दीजिए आपकी नज़र में चोर कौन नहीं है। तो ये एक पूरा सिनारियो बनने जा रहा है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब तो अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के लिए अब बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात करें, मैं आपको ये बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जितने ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो गए हैं बहुत सारे मामलात में, उनके लिए कोई अब जगह नहीं रह गई कि वो जाके बात कर सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक इलेक्शन कमीशन जो आपको एक केस में आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने जा रहा है, आपके ऊपर वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, उनके साथ आप जाके हेलो हाय कर लेंगे और बड़ी अच्छी बैठक हो गई और बड़े हमने दिल की बातें कर ली। तो दिल में जो है वो तो सबको पता है कि क्या है, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बुग़्ज़ है। क्या वो अब नवाज शरीफ के भाई नहीं रहे? क्या वो मरियम साहबा उनको नहीं बुलाती? क्या
क्या वो टेलीफोन कॉल नहीं करते, क्या वो रायवंड हाउस नहीं जाते, किस किस चीज़ पे यू टर्न लेंगे, कौन कौन सी चीज़ का आप मतलब आपने सिर्फ एक जोश खिताबत में आपने कुछ नहीं कहा, आपने बाज़ाब्ता इल्ज़ामात लगाए हैं जिनको आपको या तो प्रूव करना पड़ेगा या उनसे पीछे हट के पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एक इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो आपने बात की वो शाह महमूद कुरैशी साहब की 1-on-1 से उसका जो असर है वो ज़ायल नहीं होता। ज़रा मुनीर, मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ कि ये कितनी सब्सटैंटिव चेंज है। अभी फवाद चौधरी का मैंने साउंड बाइट सुनाया, आज उनका ट्वीट जो है उसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान को, जिनके ख़ानदानों को वो धमकियां दे रहे थे, उनको मुंशी के अलावा और भी अलकाबात से नवाज, वो कह रहे हैं कि अवाम जो है तारीख़ में उनके बड़े किरदार के मुंतज़िर हैं। तो ये मुंशी से जनाब मन हम हाजिर, ये सब्सटैंटिव तब्दीली है, ये उनको पुकार रहे हैं, उनके सामने झुके हुए हैं, ये क्या है? ज़रा आप तज़किया दीजिएगा प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो साहब मैं अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान साहब उंगली उठा नहीं रहे थे इलेक्शन कमीशन पर, उंगली कर रहे थे इलेक्शन कमीशन से। अब वो जारी बात है कि वो फिर कुछ चीज़ें बैकफायर कर जाती हैं। ये जो इस वक्त हालात हैं, ये मुझे सब्सटेंटिव से ज़्यादा ये मुझे टेक्टिकल एक चीज़ नज़र आ रही है कि क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, आज की इस्टेब्लिशमेंट से हमारा जो लाइन है वो काफ़ी हद तक पिटी हुई है और हमारे हालात उनसे दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि दुरुस्त क्या होने बहुत ही ख़राब हैं। हम एक्चुअली वो कहते हैं ना 10 डिग्रीज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो फिर हमारे पास जो आप ये शायद ये इंसानी फितरत भी है कि फिर इंसान फुट होल्ड ढूंढता है। तो इमरान खान साहब या उनकी जमात इस वक्त फुट होल्ड ढूंढ रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें एक फुट होल्ड नज़र आ रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन प्रोसीड कर रहा है, और राइटली सो करना भी चाहिए कि इलेक्शन को करवाने के अंदर। लेकिन जो चीज़ इमरान खान साहब शायद उसका इदराक रखते हुए भी वो उसको चाह रहे हैं कि कोई उस तरफ ध्यान ना दे, वो ये रियलिटी है कि आज की तारीख में इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, बिल्कुल हैं। इमरान खान साहब ने बाई इलेक्शंस जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं। इमरान खान साहब का बयानिया बेशक झूठ पर मबनी हो, वो बिका है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इमरान खान साहब ने भोंडी और नंगी साजिश की है आज के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर, और वो एक्सपोज हो चुकी है। आज इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पूरी एस्टैब्लिशमेंट को ये लग रहा है और वो भूल जाए सब कुछ, और उन्हें याद ही कुछ ना रहे कि इमरान खान साहब ने पिछले साल आखिरी दिनों के अंदर जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी, उससे पहले जो कैंपेन चलाई वो किसके इर्द गिर्द घूम रही थी। लिहाजा ये एक टैक्टिकल मूव है इमरान खान साहब की जानिब से, लेकिन इसका डिविडेंड सामने आता है नहीं आता। इलेक्शन कमिश्नर साहब को मैं जिस हद तक जानता हूँ, और मेरे ख्याल में मैं डिसेंट हद तक जानता हूँ सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, वो इस तरह की माफ़ी से तो इम्प्रेस उनको नहीं होंगे। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जो काम उन्होंने करना है वो कर गुजरेंगे, और अगर इलेक्शन करवाने के लिए वो अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन जो चीज़ इमरान खान साहब की जमात और उनकी ज़ात को खाए जा रही है वो सिर्फ एक है कि भाई किसी तरह मेरी जो राह रस्म है वो बढ़ जाए आज के आर्मी चीफ के साथ और आज की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो फिलहाल तो पंजाबी में जिस तरह हमारी तरफ कहते हैं अभी तोतिया जवाब, तो फिलहाल तो धुला हुआ जवाब ही मिल रहा है कि भाई ये फैसिलिटी तो इस वक्त आपको मुयस्सर नहीं है एज वी स्पीक। साहब छोटी सी बात सिर्फ पंजाबी में कही जा सकती है। लिहाज साहब गो अहेड। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी के नए प्रेसिडेंट आए हैं ना, शाह महमूद कुरैशी जिनके नीचे नाम है, उनके हवाले से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आया था ना कि एक ब्यूरोक्रेट के जरिए किस तरह माफी मंगवाई थी। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 20-25 अरकान जिनको पीटीआई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहल कर दिया था, सब कुछ के बावजूद उसके बाद जो जो तारीफें उन्होंने की थी वो रिकॉर्ड सारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मौजूद है, और फिर जो उनकी तरफ से तबर्रा हो गया वो भी उनके पास उनके फोन में महफूज है कि किस तरह यूज करते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल जातियात पे नहीं जाएंगे, लेकिन जब वो इदारे के तमाम अरकान की जिंदगियों को खतरे में डालने की कोई गुफ्तगू करता है और पब्लिकली माफी नहीं मांगता, ये मुलाकात मुझे यकीन है जिस तरह वो उन्होंने ऐलान किया था ना कि मैं सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, शाह महमूद कुरैशी को सोचना पड़ेगा जिस दिन वो इनको भी लताड़ेंगे कि ये कैसे जाके क्या है। तो अगर मैं हसन आपसे पूछ पाऊँ, इमरान खान क्या डेस्परेट है और डिप्रेस्ड हैं? ये उस इमेज से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और अमूमन इल्ज़ाम ये लग सकता है आपके ऊपर कि जी आप क्या बात कर रहे हैं, वो तो खुश हैं और वो तो ही इज़ इन चार्ज ऑफ थिंग्स, ही इज़ पॉपुलर। लेकिन ये जो मूव्स हैं ये तो बहुत ही एक डिप्रेस्ड और डेस्परेट किस्म की स्ट्रेटजी नजर आती है जब आप उन लोगों को जिनको लिताड़ते रहे हो उनके सामने जाके बैठ जाएं।
देखिए, इमरान खान साहब जो है ना इस वक्त खासे कंफ्यूज हैं। इमरान खान साहब को स्ट्रेटजी जो पहले जो उनका एक कोच था, वो कोच जो है वो कूच कर गया, वो कूच नहीं कर गया, मतलब वो रिटायर हो चुका है। मैं जनरल फैज़ की बात कर लेते हैं, बड़ी लाउड एंड क्लियर। अभी उनका स्टेटमेंट भी आ गया। अब जनरल फैज़ साहब का जो कन्फेशन है, जिस पर उन्होंने कहा कि जी मेजर जनरल रैंक का आदमी कुछ नहीं कर सकता, आर्मी चीफ जो है उस वक्त के, उन्होंने ये सारा मामला जो है उन्हीं के अहकामात पर होते हैं और फौज में आर्मी चीफ का ही फैसला करने का इख्तियार होता है। तो ये जो डिज़ाइन था ना, उनको एक डिज़ाइन एक प्रॉपर जो है ना हर चीज़ जो है वो बताई जाती थी। अब आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपको पता है ये पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की किस तरह वापस आई है? यानी सब लोगों की तवज्जो पंजाब की तरफ थी और जनरल फैज़ साहब वो पोस्टेड थे केपी में, कोर कमांडर पेशावर। उस वक्त उन्होंने पहला मरला हार गई थी पीटीआई यानी लोकल बॉडीज़ का। फिर सेकंड राउंड में कमाल परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस किस तरह हुई थी, वो मैनेज हुए थे। और वहाँ पर उस वक्त देखिए ना, अब जो इंक्वायरी हो रही है जनरल फैज़ की, अगर हो रही है तो इस नुक्ते को भी देखना होगा कि जनरल फैज़ क्या गुल खिलाते रहे हैं। और उस वक्त जनरल बाजवा जो थे, उनके ताल्लुकात जनरल फैज़ हमीद के साथ खासे कशीदा हो चुके थे। वो आर्मी चीफ थे और उन्होंने DGISI के उधर से उनको तब्दील कर दिया था। तो अब ये चीज़ें इमरान खान साहब के जो कोच थे, उनकी कोचिंग अब उनको मुयस्सर नहीं है। पहले तो वो बड़े जो है ऑलराउंडर थे, अभी उनसे जो है ना वो विकेट्स के दरमियान स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी वो बॉल को वेल लेफ्ट करते हैं, कभी वो सोचते हैं कि मैं रन्स लूँ, फिर वापस भागकर क्रीज में आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब को कंफ्यूजन है उनके, हो क्या रहा है सर? ये उस इमेज से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसने मैंने पहले गुजारिश की कि जो अमूमन इमरान खान अपने बारे में पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और असद उमर बिल्कुल ये पैगाम न लेके जाते अगर उनको इमरान खान के आशीर्वाद हासिल ना होती। तो अगर आप इसमें कुछ बड़ी स्टोरी इमरान खान की आपको नज़र आती है कि इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है वो कोलैप्स कर गई है, वो डेस्परेट हैं और उनको नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है, ये उसका एक अक्स है? देखिए, मुझे नहीं पता कि अगर वो डेस्परेट हैं तो किस हद तक डेस्परेट हैं, ये मैं नहीं बता सकती। लेकिन उनके जो इस वक्त इक़दामात नज़र आते हैं या उनकी जो इस वक्त गुफ्तगू हम सुनते हैं, जो कि पहले बैन हो गई, अब उसका बैन भी हट गया है, अब उस पर फुल बेंच हियरिंग करेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस मामले में हमें ये देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ये देख रहे हैं कि उनके जो तमाम किरदार हैं, उनके पूरे हुकूमत में आने का जो पूरा रास्ता है और किस रास्ते पर उनका जो बैठे हुए थे लोग और अहदेदारान, उन्होंने किस तरह से उनको क्रिपल किया जा रहा है, उनके अराउंड घेरा तंग किया जा रहा है। लेकिन वो हेड जो था उसका तो नाम ही नहीं लिया जाता, यानी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब। वो हुकूमत भी कोर्ट मार्शल किसका मांग रही है और कोर्ट मार्शल मांगा भी जा सकता है कि नहीं मांगा जा सकता। आर्टिकल 6 का इतलाक वो करना नहीं चाहते। इस तरह के सियासी बात करना कि पलड़ा को बराबर कर दो, ये पलड़ा बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये ज़रूर हो रहा है कि मरियम साहबा बिल्कुल उस लेवल पर आ गई हैं जिस पर कभी इमरान खान साहब थे, जो कि एक डिसटेस्टफुल पॉइंट है इन पॉलिटिक्स। मरियम साहबा को इससे इज्तनाब करना चाहिए, लोगों पर ज़ाती हमले नहीं करने चाहिए। आज वो मतलब इस तरह से उनको सहूलत मैसर है कि वो इस तरह की गुफ्तगू कर सकती हैं। कोई आज भाई है जो कुल नहीं था। तो अब मामलात अगर आपके लिए फेवर में हैं तो आप प्लीज़ ये मत भूलिए कि कभी आपके लिए भी मुश्किलात आएंगी और लोग ज़ातियात पे जाएंगे। जिस तरह से हम पॉलिटिक्स में ये देख रहे हैं और बहुत तेज़ी से देख रहे हैं तलत कि ये बहुत ही कोई अजीब डिसटेस्टफुल किस्म की बात हो रही है। आज उनकी जो गुफ्तगू थी, जो यूथ के सामने थी, जिनकी वो फ्यूचर की बात कर रही थी, ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हैं अवाम के लिए, क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हैं यूथ के लिए? क्या हमारे पास कोई और बात नहीं रह गई है? इमरान खान साहब की कारकर्दगी के बारे में बात कर लें, उनकी इकोनॉमिक मेजर्स के बारे में बात कर लें और लैक ऑफ के बारे में बात कर लें, कोई और बात कर लें, चोरी चकारी तोशाखाना घड़ी, यू हैव सो मच, यू हैव टू गो टू हिज। आपकी जाती लाइफ में आपको जरूर बोलना है। कल को आपके साथ होगा, आपकी ऑडियो वीडियो आ जाएंगी तो आप क्या करेंगी? तो सियासत में जो मयार इमरान खान साहब ने रखा था माजरत के साथ, हम उसको खत्म करने के बजाय उसके ऊपर हम उसके बरक्स हम उसके साथ चल रहे हैं, बल्कि उसको हम और आगे लेके जा रहे हैं। सो आई जस्ट थिंक दैट शुड स्टॉप। आपने जिसको सजा देनी, जिसको पकड़ना है आप पकड़े। आप इमरान खान साहब को नहीं पकड़ना चाहते लेकिन उनके तमाम किरदार को पकड़ना चाहते, पकड़े। आप नहीं जाना चाहते इसकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप कुछ अपने आप को बायोपिक व्यू में आप एक तरफ से यू वांट टू बी ऑन अ ब्लाइंड साइड, फॉर श्योर हो जरूर हुई है, लेकिन ये मत कीजिए इस मुल्क के साथ जो आप कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर अरेस्ट करना चाहते तो ये कर सकते थे। आज तो अदालत ने भी आपको कह दिया कि भाई अरेस्ट करने का अगर हम वारंट बहुत मनसूख भी करते हैं तो आपने कौन सा गिरफ्तार कर लेना है। तो मजाक तो इन्होंने इमरान खान की एग्जाम्पल जो है वो कोई इतनी ताबनाक एग्जाम्पल नहीं है। उसको फॉलो करने की छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो जो फंडामेंटल सवाल रखूँगा वो ये कि इमरान खान की तवक्कुआत
चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अभी भी क्या हैं और इन इलेक्शंस के नताइज से उनकी तवक्कुआत क्या हैं, क्योंकि उनकी तारीख यही है कि जो मीठा है उसको तो हप हप खाते हैं, जो ज़रा सा मीठा ना हो, कड़वे की बात नहीं कर रहा, उसको भी थू थू करते हैं और उस पर भी थू थू करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कलाबाजी, हम अपने तजिया निगारों से पूछ रहे हैं कि इसके मुहरकात क्या हो सकते हैं। मुनीम, अगर मैं आपसे पहले पूछ पाऊँ, चलें ये नया जो अंदाज़ अपनाया है ये हो सकता है कायम रहे, हो सकता है ना कायम रहे, तो तवक्कुआत क्या है इमरान खान की जब वो कहते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें काबिल कबूल है, वो क्या रहे हैं असल में? वो तलत साहब ये समझते हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, इमरान खान साहब समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये इलेक्शन करवाने के लिए तैयार भी हैं, संजीदा भी हैं, और उनको ये लगता है कि ये इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हो भी जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से शेड्यूल अनाउंस किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, जो कि एक उनकी आईनी जिम्मेदारी है और बड़ा दुरुस्त काम किया है, तो इमरान खान साहब को लगता है कि अगर कोई इलेक्शन होना है तो वो फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही करवाना है और ये करवा भी सकते हैं। इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, उनको ये लग रहा है वो ही इज़ नॉट टू श्योर अबाउट इट। ये उन्हें पता है कि मैं पॉपुलर हूँ, ये उन्हें पता है कि मैं इलेक्शन में अगर जाऊँगा तो मैं अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए और मेरे साथ कोई मसाइल ना हुए तो शायद मैं ये इलेक्शन जीत जाऊँगा, लेकिन वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ इस वक्त इतनी है, वो जिसे कहा जा सकता है कि वो एक डेस्परेट एक्ट है, और वो जिसे कहा जा सकता है कि वो मतलब परस्ती पे मुहित है कि भाई इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक है और हमारे हक में बेहतर है। जिस तरह आपने उनकी मिसाल दी कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, तो वो उनको ये मीठा लग रहा है। जब सियालकोट के अंदर बाई इलेक्शन हुआ और इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर उस धुंध आवेज जो रिजल्ट था उसके ऊपर अपनी रोशनी डाली तो इमरान खान साहब को बहुत बुरा लगा, वो तारीख की बदतरीन धांधली थी। लेकिन आज इमरान खान साहब को लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा देगा, लिहाजा वो उनके लिए उनके सामने अब माफ़ी भी भिजवाई गई है और बाकायदा तौर पर माफ़ी भी मांगी गई है। जो जहाँ तक बात है ज़हनी कैफियत की इमरान खान साहब की, उसके बारे में मैं और आप उतने ही सर्टन हो सकते हैं जितना हम इस बारे में सर्टन है कि शायद अगले 1 सेकंड के बाद क्या होगा। आमिर, आपने भी जिक्र किया कि देखते हैं कि इस साल इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं। जो अभी तक इंडिकेशंस हैं, प्रोसीजरली तो आपको ठीक नज़र आता है, शेड्यूल की अनाउंसमेंट है, अब नॉमिनेशन के पेपर्स को भी उन्होंने मांगना शुरू कर दिया है जमातों ने, लेकिन कुछ इंडिकेशंस ठीक नहीं हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो 15 बिलियन मांगे गए उसमें से 10 बिलियन रिलीज़ ऑर्डर होने के बावजूद वो ऑर्डर कैंसिल हुआ। आपको 3 लाख के करीब पंजाब में पुलिस वाले चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। 50,000 के करीब KP में पुलिस वाले चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। रेंजर्स अवेलेबल नहीं है। जुडिशरी, लोअर जुडिशरी ने आपके साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है। तो इमरान खान साहब की जो तवक्कुआत हैं कि ये सब कुछ सही हो जाएगा, उनकी हकायक से ज़रा थोड़े से परे लग रहे हैं कि नहीं? देखें, एक है किताबी बात, निसाबी बात, आईनी बात। यहाँ आइन जो है लिखा हुआ भी है, तशरीह भी है, पंचायती भी है, तो सब कुछ चलता है यहाँ पे। तो हम भी बात वो करेंगे जो ज़मीनी हकायक के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होंगी। आपने सारी वो चीज़ें बता दी जो इस वक्त सामने नज़र आ रही हैं कि जी बंदे भी नहीं, पैसे भी नहीं। तो फिर पैसे कौन देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पंजाब के बल्दियाती इदारों के लिए नहीं था कि बहाल कर दो और वो 7 महीने लोग उनके फिरते रहे? आप जहन में रखें कि अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसका नाम सिकंदर सुल्तान राजा है और वो पिंडी आर्मी हाउस में सिटिंग आर्मी चीफ को इनकार कर सकता है जनरल बाजवा को, जब वो कह रहे थे अदम एतमाद के बाद कि तुम कोर्ट में कह दो कि इलेक्शन करा सकता हूं, तो उन्होंने वही बात कही जो उनका कमीशन तय कर चुका था कि इस वक्त हमें इतना अरसा चाहिए। तो उनको पता होना चाहिए कि कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की कोई ख्वाहिश नहीं थी इलेक्शन कराने की, उन्होंने करा दिए। इस निगरान हुकूमत जिससे ये डर रहे हैं इमरान खान साहब पंजाब की, उसने पूरा जोर लगाया कि जामपुर में इलेक्शन ना हो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करा दिए। ये तो हो गया ना उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर। लेकिन बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पैसे खुद नहीं देने। 2-2.5 लाख से ऊपर पंजाब में सिपाही उन्होंने खुद नहीं देने। 78,000 सिपाही KP में उन्होंने नहीं देने। 81,000 फौजी सिपाही इस वक्त मरदमशुमारी में निकल चुके हैं मैदान में। तो वो जब 13 तारीख को आएगा DGMO के ऑफिस से लोग वहां से आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आएंगे, आज सेक्रेटरी फाइनेंस का आपने बता दिया। तो मैं तो उस हवाले से कह रहा हूँ कि
अभी तो ये चलेगी बात कि जी चल रहे हैं और एकदम एक ऐसा वाकया होगा, वाकये से मुराद मैं खुदा न खास्ता किसी हादसे की बात नहीं कर रहा, ये चीजें सामने आएंगी कि जी क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहले ये सारी बातें नहीं बताई गई थी, क्या उनको नहीं बताया था कि पैसे नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में कोई छू मंतर हो गया नया कि पैसे आ गए हैं और वो जाके इस हकदार को घर से पैसे ला के दे देंगे, कोई भी नहीं ला के देता। वो बताएंगे और वो कोर्ट जब दोबारा बुलाएगी, और दायरा उन्होंने बुलाना है कि जो केपी के गवर्नर हैं जिन पे ऊपर मेरा ख्याल है वो तौहीन अदालत तो नहीं लगा सकते, आईनी इस्तिस्ना जिस तरह सदर को है उसी तरह गवर्नर को है, और ये सब अपने अपनी मर्जी से गेम खेलेंगे। उमर सरफराज चीम आरिफ अलवी जैसे खेल रहे थे, तो आज वो दोनों गवर्नर वही काम कर रहे हैं इनके साथ। इमरान खान साहब को समझ आ रही है कि भाई मैं पॉपुलैरिटी सिंगल कैसे लेके जाऊंगा। नवाज शरीफ की भी बहुत पॉपुलैरिटी थी और उसने जेल में बंद होने के बाद उस पॉपुलैरिटी को और उरूज लिया। ऐसे नहीं हुआ था कि वो इलेक्शन हार गया था। वो आरटीएस जब बैठा था, मैं कई दफा ये बात कह चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कही, तो जो उस वक्त बाबर याकूब फतेह मोहम्मद थे वो हम सबको बुला के कह रहे थे मीडिया लोगों को कि हम आपको रिजल्ट ऐसे देंगे जैसे लाइव होगा, और वहां एक बंदे ने खड़े होकर कहा कि नहीं नहीं ये सिक्योरिटी का इशू होगा, और वो वहीं चुप हो गए और वो आरटीएस भी बैठ गया। इनको पता है कि डस्का की धुंध, आरटीएस का बंद होना और पोलिंग एजेंट्स को मोबाइल फोन की बंदिश, इनको ये सारी पता है। ये उस गेम का हिस्सा थे, उस प्लान का हिस्सा थे जब इनको जितवाया गया। अब इनको समझ आ रही है कि वो सारी फैसिलिटीज महकमा ज़राअत से लेके और डस्का की धुन तक कोई चीज अवेलेबल नहीं है। अब इनको वो हीरो नजर आ रहा है कि जो इनके सामने बतौर वजीर आजम अकड़ गया। ये कहते थे तुम रिजाइन करो फौरी तौर पे सेनेट के सीक्रेट बैलेट के ऊपर, इन्होंने धमकी लगाई, वो नहीं माना। तो मेरा ख्याल है कि जहां तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात है वो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, लेकिन बात वही है कि ना आपके पास वसाइल हैं और आगे बात जाएगी, एक कहानी बनेगी कि जनाब जनरल इलेक्शन सारे इकट्ठे होने चाहिए। ये अब मर्दमशुमारी का भी इशू है, फिर एक निगरान हुकूमत बनेगी और वो निगरान हुकूमत इस साल तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल आखिर में मैं 30 सेकंड्स हसन के लिए और 20 सेकंड्स फसाना बच्चा। तो हम जिस तरह कहते हैं जी कि वक्फे के बाद हाजिर होंगे, तो वो पीटीआई का जो प्रोग्राम है उसमें कहते हैं जी कि वक्फे के बाद गालियों का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। तो जब ये वक्फा निकल जाएगा तो दोबारा से गालियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लगता यूं ही है। देखिए गालियां देंगे तो उससे हासिल क्या होगा? तहरीक इंसाफ को चाहिए इलेक्शंस, और जैसे आमिर इलियास राना साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शंस तो उनको मिलने नहीं हैं, जिस तरह की वो बात बता रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो भी अभी इतना क्लियर नहीं है, और वहाँ पर जो अंदर खिचड़ी एक पक रही है, वो खिचड़ी जो है वो उसको जरा बाहर आने दें, तो फिर आपको वो कुछ चीजें अब इतना मेरा दिल कर रहा है कि इस प्रोग्राम को मैं एक्सटेंड कर दूं बाय 30 more minutes। हम इसके ऊपर इतनी अच्छी बात कर सकते हैं उस खिचड़ी के ऊपर, बट आई हैव टू लीव इट देयर। लेकिन साइंस नहीं है। सना बिल्कुल 20 सेकंड्स फॉर यू। तो ये जो वक्ती तौर पर उल्फत है, इस उल्फत का खात्मा इलेक्शन मैं आपके जी गो अहेड जी सॉरी मैं आपकी बात जानती हूँ, मैं जल्दी से जवाब दे देती हूँ। इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात की तारीख दे सकती है, इंतखाबात कराने के लिए जो उनको वसाइल चाहिए वो उन्होंने हुकूमत से लेने हैं, हुकूमत देने के मूड में नहीं है। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब अगर जेल चले जाते हैं, जो कि मुमकिन है, तो इमरान खान साहब के गैर हाजिर होने पर कौन इलेक्शंस के लिए इतनी बड़ी बड़ी दलाइल देगा, कौन उनको बार बार कहेगा कि इलेक्शंस दीजिए। तीसरी बात और सबसे अहम बात और आखिरी बात यही है कि जो इलेक्शंस जितवा सकते हैं वो हरवा भी तो सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग की है इस हिस्से की, लेकिन मामला उतने सादे नहीं हैं जितने इमरान खान को नज़र आ रहे हैं कि 2 लोगों को भेज के वो तमाम गन जो उन्होंने उछाला था एकदम साफ़ हो जाए। आने वाले दिनों में टेस्ट होगा कि कितनी पॉलिसी इनकी तब्दील हुई है और उस ब्रिज पर जिसको ये क्रॉस कर आए हैं कितनी मरतबा ये वापस जाएंगे। नाज़रीन, बोल के ओनर और जाली डिग्री केस के अंदर पहले से पकड़े हुए अदालती तौर पर नहीं मुकदमाती तौर पर शुएब शेख को आज गिरफ्तार कर लिया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। ये बहुत अहम केस है, ये सिर्फ मीडिया का मामला नहीं है, इसके पीछे बड़े और भी लांझे हैं। हमने दावत दी है एजाज सैयद को, जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसके ऊपर स्टोरी भी की, जियो से मुंसलिक है। एजाज, ज़रा बताइएगा इस केस की अहमियत क्या है? बहुत शुक्रिया तलत साहब। इस केस की अहमियत यह है कि जो शुएब शेख हैं उनके ऊपर असल चार्ज ये है कि उन्होंने एक जज थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज परवेजुल कादर मेमन, उनको रिश्वत दी थी। और इस बात का एतराफ़ जो जज साहब हैं, सबक जज साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के सामने किया था। और इस मामले पर उन जज साहब को, परवेजुल कादर मेमन साहब को, उनके ओहदे से फारग कर दिया गया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर FIA एक इंक्वायरी कर रही थी।
कि शुएब शेख ने ये जो रिश्वत है वो कैसे दी है, उस वाले से इंक्वायरी हो रही थी। तो इनको नोटिस जारी किए जाते रहे, लेकिन ये पेश नहीं हुए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दूसरा केस था जिसमें पेश होने के लिए ये आए थे, और इन्हें इसी केस में ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के हुक्म पर फाइल किया गया था, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस केस की अहमियत ये है तलत साहब के अगर इस केस में मुदाखलत ना की गई तो जिस तरह बोल प्रोजेक्ट जिस तरह इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ना, उसी तरह उन्हीं दिनों में बोल प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था। तो अगर बोल प्रोजेक्ट के जो सरप्रस्त हैं उन्होंने इसके ऊपर सरप्रस्ती ना की तो ये ओपन और शट केस है, इसमें शुएब शेख साहब को सजा हो सकती। आपकी स्टोरी में पढ़ रहा था, उसके अंदर आपने जाली डिग्री का भी जिक्र किया, वो भी याद दहानी के लिए, नाज़रीन के लिए, वो क्या मामला था जिसके अंदर इनको पकड़ लिया गया था? आपको याद होगा तलत साहब कि अमरीकी अखबार था न्यूयॉर्क टाइम्स। तो जब बोल्ड टीवी शुरू हुआ था तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने डेक्लन वाल्श उनके रिपोर्टर थे, पाकिस्तान में भी रहे, उन्होंने एक खबर दी थी। उस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं थे। उन्होंने खबर दी थी कि ये जो कंपनी एग्जैक्ट कंपनी है जो कि बोल्ड टीवी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या पेरेंट कंपनी कह लीजिए, इस कंपनी ये कंपनी इन्वॉल्व है जाली डिग्रियों में, ऑनलाइन जाली डिग्रियों का कारोबार करते हैं पूरी दुनिया में। तो अमेरिका में भी जो एग्जैक्ट कंपनी के कुछ ओहदेदार थे उनको सजा हो गई थी। पाकिस्तान में भी इनके ऊपर मुकदमात कायम हुए थे और इनको बाज़ केसेस में सजा हुई थी, और शुएब शेख साहब को भी सजा हो चुकी हुई है जाली डिग्री के केस में। अब ये अपील के इस प्रोसेस में है, तो ये मामला अदालत में है, लेकिन सजा उनको हो चुकी हुई है, ये मामला अदालत में भी है। तो ये उस बैकग्राउंड था, और इसी केस में वो एक्विटल चाहते थे, वो चाहते थे कि उनको उनकी सजा माफ़ हो जाए। और जो जज साहब थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, उन्होंने इन्हें एक्विट किया था इस केस में, लेकिन वो मामला बाद में पता चला कि उसमें रिश्वत ली गई, 50 लाख रुपए रिश्वत का इल्ज़ाम लगा। और जब जज साहब ने खुद तस्लीम कर लिया कि उन्होंने वाकई रिश्वत ली है शुएब शेख साहब से एक तीसरे बंदे के ज़रिए, तो फिर जज साहब फारुग हो गए और शुएब शेख साहब रह गए। और वो जो तीसरा बंदा है वो बड़ा ताकतवर है, उसे तो किसी अदालत ने सजा नहीं दी, लेकिन शुएब शेख साहब अब इस सारे मामले में आ गए। तो जो बनाने वाले हैं, अगर उन्हें बचाना होता तो आज ये गिरफ्तार ना होते, राइट? बिल्कुल, आज ये गिरफ्तार ना होते, लेकिन बनाने वालों की बात जो है ना, तवज्जो कहीं और भी चली जाती है। फिर उनको याद कराया जाता है कि आपने ही हमें बनाया था, हमें बचाएं, हम आपकी खिदमत करेंगे। तो अब देखना ये है कि जो सरप्रस्त हैं वो इनको बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। जो माजी के सरप्रस्त हैं, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के जो सरप्रस्त थे, अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इनकी सरप्रस्त है या नहीं, अभी कुछ पता नहीं। Sounds very familiar. Azaz, thank you very much. नाज़रीन, ट्रेंडिंग, इसके बाद हम आपको ले चलेंगे उस सेक्शन में। ज़मान पार्क पहुंचो। इमरान खान मुसलसल ज़मान पार्क बुलवा रहे हैं अपने हैशटैग के ज़रिए, और आप ये समझें, मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया था, मुझे लगता है कि ये एक परमानेंट हैशटैग बन जाएगा, और वही हुआ। मुझे नहीं पता था कि जुमेरात को जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँगा तो ये हैशटैग चल रहा होगा या नहीं होगा। तो ये हैशटैग मुसलसल है। इमरान खान को ये सेंस हो रहा है कि हालात मुवाफिक नहीं है, जो इख्तिताम है वो किसी न किसी सूरत में करीब है, तो इस वजह से ये हैशटैग चल रहे हैं। फैशिस्ट पीडीएम, ये ट्रेंड कल से चलाया जा रहा है, अब तक टॉप ट्रेंड है, 3.5 लाख ट्वीट हो चुके हैं। ज़िले शाह जो उनके वर्कर हैं मुबैना तौर पर पुलिस के हाथों मारे गए। एक वर्जन ये है कि कार एक्सीडेंट में मारे गए, तहकीकात बहरहाल होना बाकी है। इसके ऊपर पीटीआई ने एक इस्तारा उनको बना लिया है और पीडीएम को लिताड़ा जा रहा है। इस हवाले से और भी ट्वीट्स हैं। इमरान खान ने कल इनके वालिद को अपने घर पे बुलाया और अम्मार मसूद ने इसके ऊपर ट्वीट किया कि मरने वालों के लवाहिकीन के लिए ये मर जाने का मुकाम होता है कि किसी के इंतकाल पर घर बुलाकर ताज़ियत का रिवाज, ये इमरान खान ने डाला है। तो जिस तरीके से इमरान खान इस तस्वीर में बैठे हुए हैं वो काफ़ी काबिल मज़म्मत है। शेर रहमान ने भी ट्वीट किए हैं कि इमरान खान की जो तहरीक है वो अदलिया बचाओ नहीं, वो अदलिया से मुझे बचाओ की तहरीक है। तो इमरान खान अदलिया के हवाले से और अपने वर्कर की फौतगी के हवाले से जो उन्होंने ताज़ियत का अंदाज़ अपनाया, तनकीद का निशाना बन रहे हैं। फवाद चौधरी और परवेज़ इलाही भी एक ट्वीट में हमें नज़र आए, ज़रा सुनते हैं कि ये ट्वीट क्या है। फवाद लेट पड़े आज सुबह 5 बजे
ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब किया ये है कि जो परवेज इलाही साहब के असल अफकार है फवाद चौधरी के बारे में, उस ऑडियो को लगा दिया है उस वीडियो पर जिसमें फवाद चौधरी मुस्कुराते हुए परवेज इलाही को बता रहे हैं कि अब आप जमात के सदर हैं। लोग बहुत जालिम हैं और तारीख उससे भी बड़ी जालिम है, नती है और ना भूलने देती है।